नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 मई के महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात हो रही है जीएसटी काउंसिल की, जिसे हम हिंदी में जीएसटी परिषद कहते हैं। और यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ 3 कथन दिया गया है और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम इंग्लिश में सीबीईसी के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष जीएसटी परिषद की सभी कार्रवाई के लिए अस्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति है और उसके पास एक वोट होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि जीएसटी काउंसिल है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको यहाँ पर दे देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद के बारे में बातें की गई है और कहा गया है कि जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, यानी कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के लोग शामिल होंगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो जीएसटी परिषद होगा उसका अध्यक्ष होंगे हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। इसके अलावा केंद्रीय राजस्व और वित्त राज्य मंत्री भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो भी राज्य हैं उन सभी को अपना एक मंत्री यहाँ पर नामित करना पड़ता है। वे मंत्री या तो वित्त मंत्री हो सकते हैं, कराधान प्रभारी मंत्री हो सकते हैं, या फिर अन्य कोई मंत्री भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जीएसटी परिषद है उसमें एक सचिव भी होता है, लेकिन ये जो सचिव होते हैं वो राजस्व सचिव वही जीएसटी परिषद के सचिव के रूप में भी काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राजस्व विभाग के सचिव होते हैं वही जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में काम करते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा जो केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम सीबीईसी के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष भी जीएसटी परिषद के सभी कार्रवाई के लिए एक अस्थाई आमंत्रित व्यक्ति होता है। मतलब जीएसटी परिषद की कभी भी बैठक होगी वहां पर केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जरूर उसको अटेंड करेंगे, लेकिन उनके पास मतदान का पावर नहीं होता है, यानी कि वो वोट नहीं डाल सकते। ये बात आपको गौर करने वाली है कि यहाँ पर वे गैर मतदान मेंबर के रूप में इस बैठक को ज्वाइन करते हैं, इस बैठक में आते हैं। तो ये बात तो सही है कि केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जीएसटी परिषद के सभी बैठकों में आते हैं, आमंत्रित होते हैं, लेकिन उनके पास मतदान का कोई पावर नहीं होता। जबकि अगर हम कथन ए को देखें तो यहां पर कहा गया है कि उनके पास एक वोट होता है, और इसी कारण से यह कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, प्रत्येक राज्य का एक वोट होता है, चाहे उसका आकार या जनसंख्या कुछ भी हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद में केंद्र के भी लोग होते हैं और राज्यों के द्वारा भी अपने मंत्रियों को यहाँ पर नामित किया जाता है। और यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है या तो कंसेंसस के आधार पर होता है, यानी कि सभी जो सदस्य हैं वो राजी हों। अगर सभी सदस्य राजी नहीं हो तो यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य को जो वोट की कीमत होती है, यानी कि जो वेटेज होता है, वो समान होता है। यहाँ पर ये नहीं होता कि राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है तो उसके वोट की कीमत ज़्यादा होगी, उसका वेटेज ज़्यादा होगा, या फिर यूपी जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य है तो उसके वोट की जो कीमत है, जो वेटेज है, वो सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्टेट यहाँ पर होते हैं उन सभी को जो वोटिंग का पावर होता है उसमें उन सभी के वोट का जो वेटेज है वो बराबर होता है, और इसी वजह से जो हमारा कथन 2 है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को। और कथन 3 है, परिषद के सदस्यों का कुल संख्या का आधा इसकी बैठकों में गण पूर्ति का गठन करता है। गण पूर्ति को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं कोरम। और आप सभी जानते हैं कि कोरम या फिर गण पूर्ति वो मिनिमम नंबर होता है, वो मिनिमम सदस्य होते हैं
जो कि बैठक को शुरू करने के लिए वहां पर प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर जीएसटी परिषद का अगर आपको बैठक कराना है तो जितने भी सदस्य हैं उनका आधा संख्या अगर उपस्थित होता है इस बैठक में, तभी जाकर के आप इसकी कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। तो कहने का आशय ये है कि जितने भी मेंबर होते हैं उसके आधे लोग जब तक उस परिषद की बैठक में मौजूद नहीं हो तब तक उसकी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती है, जिसे हम कोरम या फिर गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। तो यहां पर तीसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं अब ऑप्शन को, और यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कहा जा रहा है केवल 2 और 3, वही कथन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन पृथक्करण में मदद कर सकता है। तो यहां पर बात हो रही है कार्बन पृथक्करण के बारे में, और आपके ऑप्शन है ऊपरी महासागर में लोहे की डंपिंग, दूसरा है फसल चक्र, और तीसरा है गहरे समुद्र में मछली पकड़ना। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये कार्बन पृथक्करण क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बन पृथक्करण को हम इंग्लिश में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। और यहां पर यह बात इसलिए उठाई गई है क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया और कहा कि अगर दुनिया को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो सारे के सारे देशों को मिलकर के कम से कम इस सदी में 100 बिलियन से लेकर के 1 ट्रिलियन टन के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से बाहर निकालना पड़ेगा, और तभी जाकर के जो दुनिया है वो जलवायु परिवर्तन है उससे बच सकती है। यानी कि यहाँ पर कहने का आशय ये है कि पूरी दुनिया को कोशिश करके हमारे वायुमंडल में से 100 बिलियन से लेकर के 1 ट्रिलियन के मध्य के बीच का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वातावरण से बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए हम सिर्फ पेड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाते भी हैं तो यहाँ पर जो मात्रा बताई जा रही है उतना मात्रा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वातावरण से बाहर निकालना में बहुत टाइम लग जाएगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, कुछ हम ऐसी चीजों का खोज कर रहे हैं जिससे कि हम आर्टिफिशियल तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वातावरण से बाहर निकाल दें, और इसी को हम कार्बन पृथक्करण का नाम देते हैं। और यहाँ पर 3 इसके प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्थलीय कार्बन पृथक्करण, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उसके कारण जो है CO2 को जो है वायुमंडल से खत्म करें, इसे हम बोलते हैं स्थलीय कार्बन पृथक्करण, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसके अलावा जो इसका दूसरा प्रकार है वो है भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो तेल के भंडार होते हैं, जो उनके खदान होते हैं, जो गैस के कुएं होते हैं, या फिर जो बिना खोदे गए जो कोल के भंडार होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं CO2 को डंप कर देते हैं, जिससे कि भारी मात्रा में CO2 लंबे समय तक इन खदानों में जमा रहेगा, वहां पर बंद रहेगा। ये एक तरीका है कार्बन पृथक्करण को करने का। तीसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं महासागरीय कार्बन पृथक्करण। यहां पर जो है 2 काम किया जाता है। पहला उसे हम कहते हैं लौह उर्वरीकरण यानी कि आयरन फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या किया जाता है कि आयरन को जो है, लोहे को जो है महासागर में डाला जाता है, डंप किया जाता है, और उसके बाद गहरे समुद्र में CO2 को जो है जाकर के हम क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। उससे ये होता है कि लोहे की डंपिंग की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यानी कि जो महासागरीय जैविक प्रणालियां होती हैं, उनका जो उत्पादन दर है वो तीव्र हो जाता है आयरन की वजह से, और परिणाम स्वरूप ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और तीव्र कर देते हैं, जिससे CO2 जो है वो धीरे धीरे अवशोषित होने लगता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, CO2 को गहरे समुद्र में ले जाकर के डंप कर रहे हैं, और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, लोहे की भी डंपिंग कर रहे हैं, आयरन की भी डंपिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो महासागर में जो फाइटोप्लैंक्ट्स हैं उनका जो उत्पत्ति है वो तीव्र हो जाता है, और जब वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे तो वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और इसके कारण CO2 जो है जिसको हमने डंप किया है समुद्र में वो धीरे धीरे अवशोषित होने लगता है। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, और यहाँ पर जो पहला है वो क्या है, ऊपरी महासागर में लोहे की डंपिंग, अभी हमने पढ़ा कि हम ऐसा करते हैं,
दूसरा है फसल चक्र, ये भी सही होगा। और जो तीसरा बात यहाँ पर कहा जा रहा है गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, इससे जो है कार्बन पृथक्करण में कोई भी मदद नहीं मिल सकता, और इसीलिए जो पहला और दूसरा है वो यहाँ पर सही होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है जहाँ पे कहा जा रहा है केवल 1 और 2, वो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक न्यूज भी आया है पीआईबी में कि रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी बाय बेंगलोर स्टार्टअप रिसीव टीडीबी नेशनल अवार्ड। यहाँ पर टीडीबी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसके द्वारा बेंगलोर की एक स्टार्टअप को और उसके द्वारा किए गए एक खोज को जो कि रिसाइकिल कार्बन टेक्नोलॉजी है, उसे नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने से संबंधित खोज समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, और यहाँ पर आपको 5 नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो सीबीआई के निदेशक होते हैं उसकी नियुक्ति करने के लिए जो खोज समिति होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पर मैंने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। आइए देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि लोकपाल अधिनियम सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को नियंत्रित करता है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक खोज समिति होती है जो इन नामों की सिफारिश करता है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो खोज समिति होगा उसके अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री। इसके अलावा उस खोज समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और विपक्ष का नेता भी इस खोज समिति का मेंबर होता है। तो यहाँ पर उसी की बात कही जा रही थी कि खोज समिति में कौन कौन से लोग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब क्वेश्चन में, और यहाँ पर पहला पॉइंट है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो सही होगा। विपक्ष का नेता और सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता, ये भी सही होगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत होगा, गृह सचिव, ये भी गलत होगा। और पांचवा हो गया आपका प्रधानमंत्री, यानी कि 1, 2 एंड 5। तो आइए विकल्प की बात करते हैं, और यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है, इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेना कि हाई पावर पैनल मीट्स टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर्स। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उसके साथ साथ हमारे जो चीफ जस्टिस हैं एनबी रमन्ना, और जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों की बैठक हुई है नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर चर्चा करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय संक्रमण है। और यहां पर आपको 4 नाम दिए गए हैं। पहला है आपको म्यूकोमाइकोसिस, दूसरा है क्रिप्टोकोकस, तीसरा है हिस्टोप्लाज्मोसिस, और चौथा है कैंडिडा। और यहाँ पर चारों के 4 जो होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कवकीय संक्रमण से जुड़े होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन है उसके नामों का लिस्ट दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर चारों के चारों जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, और इसीलिए आपका प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके इन कथनों को। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जीका वायरस किस तरीके से फैलता है ये, तो यहाँ पर 2-3 तरीके दिए गए हैं। पहला है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो, यानी कि मच्छर के काटने से जीका का ट्रांसमिशन होता है। और कहा जा रहा है कि जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एंडीज प्रजाति के मच्छर, जिसे हम एई इजिप्ट और एई एल्बोपिक्टस के नाम से जानते हैं, उसके काटने से लोगों में फैलता है। और ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को फैलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि यही एंडीज प्रजाति के मच्छर डेंगू भी फैलाते हैं, चिकनगुनिया भी फैलाते हैं, और यही जीका वायरस को भी ट्रांसमिट करते हैं, उसे फैलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है,
यानी कि लैंगिक संचरण का मतलब है कि सेक्स के द्वारा भी इसे फैला जा सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से जीका वायरस जो है एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पहली तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से, जिसकी चर्चा हमने कर ली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीका वायरस जो है मर्डर टू बेबी, यानी कि गर्भवती माँ से उसके बच्चों के हो सकता है, या फिर जो तीसरा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है वो है सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि ये जो वायरस है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। और चौथा जो यहाँ पर मेन कारण बताया गया वो ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है अगर उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो इससे भी इस वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, ये भी सही है। और हमें बताना था उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा 5 का सी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे टॉप्स के ऊपर, यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में, जिसे हम हिंदी में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में हम कहते हैं टॉप्स। यहाँ पर एक न्यूज आया पीआईबी में, और न्यूज में क्या कहा गया कि अंकिता रैना एडेड टू द टॉप स्कोर ग्रुप अलोंग विथ 4 अदर एंड फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ नियरली 1 करोड़ इन 3 स्पोर्ट्स सैंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंकिता रैना को टॉप्स के कोर ग्रुप में यहाँ पर जगह दिया गया है। वो एक टेनिस प्लेयर हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये टॉप्स स्कीम है क्या और ये कैसे काम करता है। यहाँ पर जो टॉप्स है यानी कि लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना है उसे 2014 में शुरू किया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखना है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय का ये प्रमुख कार्यक्रम है और जिसे 2014 में शुरुआत की गई थी। यहाँ पर कहा गया कि हम आगे आने वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं, यानी कि जो 2020 में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं या फिर जो 2024 या 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसमें हम भारतीय एथलीटों को इतने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि ताकि वो देश के लिए पदक जीत सकें। तो यहाँ पर एक तरीके से इस योजना की शुरुआत 2014 में ये सोचकर की गई थी कि भारत के एथलीटों को एक सुविधाजनक माहौल दिया जाएगा जहां पर वो अपने खेल की तैयारी कर सकेंगे और जिससे भारत ओलंपिक गेमों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। यहाँ पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी जैसी खेलों को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसमें भारत के पदक आने का चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर एक तरीके से खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात कही जा रही थी, उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की बात कही जा रही थी जिससे वो अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकें। और यहाँ पर मिशन ओलंपिक सेल बनाया गया और ये जो मिशन ओलंपिक सेल है वो जो भी एथलीट हैं, जो भी इस योजना के तहत चुने जाते हैं, उनकी सहायता के लिए बनाया गया था। यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक होते हैं। तो इसी मिशन ओलंपिक सेल के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि किस एथलीट को यहाँ पर लाया जाए, किस कोच को यहाँ पर लाया जाए प्रशिक्षण के लिए, या फिर देश में जो प्रशिक्षण संस्थान है उनमें से किस प्रशिक्षण संस्थान का चयन किया जाए ताकि वहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी है जाकर के प्रशिक्षण ले सकें। और यहाँ पर अंकिता रैना को जो है इसी सेल का जो है मेंबर चुना गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की तैयारी में आपका मदद करते हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोग जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उन तक भी ये समाचार पहुंचाएं, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।